हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बीएमसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिकॉज बीएमसी के बाद अगर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कोई भी एई जेई एग्जाम के लिए, तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सॉइल में जो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल साइकिल। अगर हम बात करें जियोलॉजिकल साइकिल तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसकी लिंक, आप चेक कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो जियोलॉजिकल साइकिल है जिसमें 4 स्टेप होते हैं हमारा, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड देन अपहीवल। तो जो 4 साइकिल है उसको अच्छे से डीपली समझाया मैंने। और जियोलॉजिकल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो जो टाइप्स ऑफ सॉइल होती है हमारी, एक रेसिडुअल सॉइल हो गई जो वहीं पर रिसाइड कर जाती है। जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, इसमें क्या है कि आपको एजेंट्स भी याद करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको इनकी क्वालिटीज और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी याद करनी पड़ेंगी। जैसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गई, फिर आपको जैसे डिफरेंट डिफरेंट सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैक्टोस्ट्राइन सॉइल, मैराइन सॉइल, डिफरेंट डिफरेंट जो बेंटोनाइट सॉइल, इन सब की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। तो इस चैप्टर से अगर कुछ बात करते हैं तो जियोलॉजिकल साइकिल इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ सॉइल पेडोजेनेसिस क्या होती है, फादर ऑफ सॉइल कौन है, ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये एई एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। वहीं पे ओरिजिन ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने वही जियोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये जो पूरा स्टेजेस है समझना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल जो है वो इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ सॉइल हमारे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। मतलब सॉइल की जो बेसिक चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारी सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, तो फेस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक डेफिनेशन में जैसे हमारा वॉइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास अपेरेंट ग्रेविटी हो गया। फिर हमने इतने सारे डिफरेंट वो पढ़े थे, गामा बल्क हो गया, गामा सेट हो गया, गामा सबमर्ज्ड, गामा सॉलिड्स, वर्ड रेशियो, पोरोसिटी, ये सब हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। वाटर कंटेंट, इनकी रेंजेस भी याद रखनी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं कि 0 से 100 के बीच में लाई करता है, ज्यादा ग्रेटर है कि नहीं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में जो टेबल है वो भी देखना है कि अगर 0 है तो हमारा ड्राई सॉइल है, 100% है तो हमारी सैचुरेटेड सॉइल है। लेकिन 0 से 100% में जब वाटर का कंटेंट वेराई करता है तो वो किस तरीके की सॉइल है, ये सारी टेबल्स को आपको याद रखना है। वहीं पर अगर हम टेस्ट की बात करें, जो विक्नोमीटर मेथड है वो आपको देखना है, जिसमें भी टेस्ट होता है, वाटर कंटेंट का टेस्ट होता है और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट होता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पिक्नोमीटर वाला, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये हमारा पार्टिकल साइज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सॉइल, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, बाउल्डर्स, कॉबल्स, इनका जो रेंज है वो पता होना चाहिए कि इस पे भी एमसीक्यू हमारे फॉर्म हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये जैसे ये मतलब ये चैप्टर का आप कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते, ये पूरा चैप्टर क्योंकि बेस पे डिपेंड करता है, हमारा ये पूरा फाउंडेशन है साइंस सॉइल का, उसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी में भी आपको जो क्विक सेंड मतलब क्विक सेंसिटिविटी है कि जो पूरी एक टेबल है वो आपको याद करनी है। थिक्सोट्रॉपी याद करना है, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख लेना, एक्टिविटी क्या होती है, सैंड की एक्टिविटी कितनी होगी, सॉइल की एक्टिविटी, क्ले की एक्टिविटी कितनी है, कोलैप्सिबिलिटी, ये सब जो इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस है। वहीं पे हम बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईसी को देख लेना है आपको और आईएल को देख लेना है। और हमारा आरडी जो है हमारा, या फिर आईडी से भी शो करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को भी देखना है, वो भी ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। हमने ये सब अच्छे से किया है और इन पे क्वेश्चंस भी किए हैं। वहीं पे आईसी प्लस आईएल इक्वल टू 1, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वाटर कंटेंट चेंज होगा तो आईसी कैसा होता है, आईसी कैसे बिहेव करेगा, कोई सॉइल कैसे बिहेव करेगी, क्या है, ये सब आपको देखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है अटरबर्ग लिमिट्स, जिसमें हम पूरा ये ग्राफ पढ़ते हैं। अटरबर्ग लिमिट में अगर हम देखें तो ये वाला जो वाटर कंटेंट और वॉल्यूम का ग्राफ होता है, इसमें ये जो सारी हमारी लिमिट्स होती है, अटरबर्ग लिमिट्स में हमारा प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट पे सॉइल की स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ कैसे होती है, प्लास्टिक लिमिट में किस तरीके की मतलब सॉइल को कब कहेंगे कि वो प्लास्टिक स्टेज में है, कब कहेंगे वो लिक्विड स्टेज में। फिर हमारा श्रिंकेज लिमिट होता है, सेमी सॉलिड, सॉलिड, ये सारी जो पूरी एक ये वाला ये एटॉमिक लिमिट का ये जो कंसिस्टेंसी लिमिट है हमारा, ये पूरा एक डायग्राम है, इसको अच्छे से समझना है, इसकी सारी डेफिनेशन अच्छे से देखनी है। इनके जो टेस्ट है जैसे फ्लो टेस्ट, इनके जो पूरे जो लिमिट्स है हमारे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको सबको इसको देखते हुए चलना है, ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की जाए तो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आस्थो क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें एक ही हमारा ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ये वाला फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि 0.2 a प्लस 0.01 b
इंटू डी प्लस 0.005 सी ए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है जो ग्रुप इंडेक्स से सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू होती है ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं और इनकी एक हमारी डिफाइंड कैटेगरी भी होती है कि 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो ये 0.2 ए प्लस 0.01 बी डी प्लस 0.005 सी ए, ये वाला जो फॉर्मूला है आज तो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, इसको एक बार देख लीजिएगा। और इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 300 mm से ज्यादा सॉइल का वो साइज पार्टिकल है तो वो क्या है, बाउल्डर है। कि 80 और 80 mm से लेके 300 mm के बीच में है तो वो क्या है, कॉबल है। इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिल्टी है, कि वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, सिल्टी है, क्ले, ये इन सबको सिंपल भी याद रखिएगा। और वो ए लाइन वाला जो डायग्राम है हमारा वो भी इंपॉर्टेंट है। ए लाइन इक्वेशन भी याद रखिएगा कि उससे नीचे है तो कौन सी टाइप का सॉइल है, उससे ऊपर आएगा तो किस टाइप का सॉइल है। और वाटर लिमिट में जो हमारा रहता है कि 35% से नीचे है तो किस तरीके की सॉइल है, 35 से 50% के बीच में तो किस तरीके की सॉइल है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो अब हमारा पहले मैंने और भी बीच में चैप्टर जैसे सीपेज का चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमेबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड में बताएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन को आपको देख लेना है। कॉम्पैक्शन की जब डेफिनेशन देख लोगे उसके बाद कॉम्पैक्शन में क्या डिफरेंस है और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है ये बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, इसका डिफरेंस जरूर पूछ लेते हैं। तो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें इसकी। जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है और हमारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट और हमारा लाइट कॉम्पैक्शन और हमारा हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये वाली एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम कॉम्पैक्शन में बात करें तो कॉम्पैक्शन तो सबको पता है कि वॉइड्स में जो एयर है उसका रिमूव होने को हम कॉम्पैक्शन कहते हैं। फिर लेकिन उसके बाद हमारे ये जो प्रॉपर्टीज है ये किस तरीके से इफेक्ट होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है कि हमारे जो कॉम्पैक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टीज है कि स्वेलिंग इंक्रीज होगी, कि स्वेलिंग कम हो जाएगी, सॉइल की श्रिंकेज ज्यादा हुआ, वाटर ज्यादा है, वाटर कंटेंट जो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है उसके इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड में ड्राई है कि राइट साइड में वेट होगा। ये जो पूरी कंडीशंस हमारी हैं इस ग्राफ को बहुत अच्छे से देखना है। वाटर कंटेंट और जो हमारा गामा डी का ग्राफ होता है वहीं पे जीरो एयर वॉइड लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन और पेनिट्रेशन कर्व सैंड का और क्ले का जरूर देख लेना है, ये भी क्वेश्चन में जरूर आ जाता है। वहीं पे आरसी जो है हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्शन उसका फॉर्मूला जो होता है 80 प्लस 0.2 आईडी, इस पे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो हमारा कि जो हमारा कॉम्पैक्शन उसकी वजह से किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, और ये वाली जो टेबल है जिसमें कि अगर हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात करते हैं तो कितने नंबर ऑफ लेयर्स लगेंगे, कितने नंबर ऑफ ब्लोज होता है, और जो हमारा वेट का हैमर का वेट है वो कितना होता है, और जो हमारी एनर्जी का रेशियो है वो क्या है 4.55 कौन से वाले कंडीशन में होती है। तो ये सारे जो न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यू आते हैं उन पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमारा कॉम्पैक्शन में ये वाले टॉपिक्स को आपको देखते हुए चलना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की या कंसोलिडेशन, तो ये चैप्टर में भी आप कुछ छोड़ नहीं सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अभी तक तो जो टॉपिक कर रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनसीसी क्या होती है, आरसीसी क्या वो सॉरी आरसीसी बोल रही हूँ, एनसीसी क्या है, ओसीएस हमारा ये ओसीएस कौन सी कंडीशन होती है, फिर यहीं पे एक ओसीआर आ जाता है, कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है जिसमें पास्ट अपॉन प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट अपॉन पास्ट होगा, ये बहुत सारे कंडीशन पूछ लेते हैं। नॉर्मल कंसोलिडेशन हमारी जो सॉइल होती है वो उनका कर्व कैसा होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल को देख लेना है। उसके बाद जो हमारा एवी था हमारा सीसी सीवी एमवी, ये जो हमारे फॉर्मुलेज हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, तो सब जो फॉर्मूले जैसे कि डेल ई अपॉन डेल वी सिग्मा मतलब जैसे ए का फॉर्मूला ये था कि चेंज इन वॉइड रेशियो जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन शेयर स्ट्रेस। तो ये जो फॉर्मूले थे इनके जो हमारे ग्राफ्स थे ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। और फिर उसके बाद वहीं पे अगर हम बात करते तो तरजाकी की जो थ्योरी थी इसमें वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन का, ये जो इसके पॉइंट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फॉर्मूला हम निकालते हैं ये टीवी इज इक्वल टू सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूले पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हाँ सीवी कांस्टेंट रहेगा हमारे सॉइल के लिए तो टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो इस पे तो कि मतलब अगर हमारा वन साइड ड्रेनेज है या टू साइड ड्रेनेज है तो टाइम कैसे वेराई करेगा, उस पे ये वाले एमसीक्यू जरूर आते हैं, तो ये भी एक बार देख लेना है फॉर्मूला। फिर हमारा सेटलमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेटलमेंट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसमें भी हमारा सेटलमेंट में 3 तरीके के टॉपिक पे हमारा क्वेश्चन था। एक तो डेल एच में वैल्यू निकालनी होती है, फिर वहीं पे यू का टर्म आपको समझना है, यू टर्म भी आपको समझना है, और फिर
सेटलमेंट में हमारा एक इलास्टिक पे पूछा, इलास्टिक वाला जो सेटलमेंट का फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर प्राइमरी सेटलमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एक सेकेंडरी सेटलमेंट। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, क्योंकि इनसे जो बीच में क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी सेटलमेंट हमारा वाटर पे डिपेंड करता है या टाइम पे डिपेंड करता है, और फिर प्लास्टिक लैग कंसिडर की जाती है कि नहीं की जाती है। तो ये सब जो थोड़े से एज्यूम्पशन है और जो थ्योरी का पार्ट है इनको देख लीजिएगा, इसमें घुमा घुमा के जो हमारे एमसीक्यू वो पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा शेयर स्ट्रेंथ जो चैप्टर है, शेयर स्ट्रेंथ हमारा चैप्टर है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ट्राइक्सियल टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्राइक्सियल टेस्ट को देखे जाए तो इसका जो हमारा लिमिटेशन है, जो इसकी assumptions है और जो इसका मतलब पूरा डायग्राम है, ये ट्राइक्सियल टेस्ट में आप कुछ नहीं छोड़ सकते, इसकी पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। फिर जो मोर सर्कल्स हैं, जो हमारा मोर सर्कल है डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के कंडीशन में, वो मोर सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में मोर सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ट्राइक्सियल टेस्ट हो गया, फिर डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया। तो ट्राइक्सियल टेस्ट के भी पूरे रिजल्ट याद करने हैं, वहीं पे डायरेक्ट शेयर टेस्ट का भी देखना है लिमिटेशन। तो जो भी हमारा ट्राइक्सियल टेस्ट में जो भी अच्छी चीजें हो सकती हैं वही डायरेक्ट शेयर टेस्ट का हमारा लिमिटेशन है कि एक तो वो वाटर, जो हमारा वाटर की वजह से पोर वाटर प्रेशर है उसको नहीं कर पाता है। इसमें प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन होता है, इसमें पहले से ही पता होता है हमारा फेलियर प्लेन क्या होगा। तो ये सब जो ऐसे पॉइंट्स हैं ये हमारा, इसके थ्योरी के पॉइंट्स आपको देख लेने हैं। और मोर सर्कल जरूर देख लेना है कि पॉइंट शेप में होगा मोर सर्कल या यूनिक मोर सर्कल है, तो किस कंडीशन में यूनिक मोर सर्कल है, किस कंडीशन में पॉइंट मोर सर्कल है, किस कंडीशन में ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन आपको देख लेनी है, मोर सर्कल देख लेना है। तो ट्राइक्सियल टेस्ट को तो आप छोड़ नहीं सकते, इस वाले चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अर्थ प्रेशर की, तो भाई एक्टिव, पैसिव और रेस्ट, ये तीनों कंडीशन में जो भी चेंज आते हैं, एक तो हमारा देखना है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कि हमारा के का फॉर्मूला क्या होता है, फाई किस तरीके से चेंज करता है, और फिर किस कंडीशन में हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम फील होती है। तो एक तो ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हमें रैंकाइन और जो कूलाम की थ्योरी है, तो रैंकाइन के क्या एजम्पशन है और कूलाम के क्या एजम्पशन है ये याद होने चाहिए। इसमें एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एजम्पशन से इसमें, तो एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव पैसिव रेस्ट में जो हमारा के का वैल्यू आएगा, और बैकफिल किस तरीके से, जैसे अवे जाएगा तो कौन सी कंडीशन है, टूवर्ड्स आएगा तो कौन सी कंडीशन है, अगर कोई कंडीशन नहीं है मतलब कुछ भी इधर उधर शिफ्ट नहीं हो रहा है तो कौन सी कंडीशन है, ये सब चीजें देखनी है। और थ्योरी में हमें एजम्पशंस को बहुत अच्छे से देखना है कि स्मूथ लिया है कि इंक्लाइन लिया है, ये सारी कंडीशंस को देखना है। तो कुलाम और रैंकाइन की जो एजम्पशन और थ्योरी है वो देखना है। और ये जो सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं कि 1 - सिग्मा नॉट होगा, या फिर किस तरीके के नॉट का फॉर्मूला क्या है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको देखने एक बार। इसके बाद हमारे छोटे छोटे टॉपिक जो हैं, जैसे वेस्टरगार्ड थ्योरी और बोसिनेस थ्योरी में डिफरेंस क्या है, तो इनका एक तो आपको कंपैरिजन पढ़ लेना है। और आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता है कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल को में कौन सी थ्योरी लगती है, तो वेस्टरगार्ड थ्योरी लगती है। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, तो इसमें बस थोड़ा सा आपको कंपैरिजन पढ़ लेना। यहीं पे हम बात करते हैं तो परमेबिलिटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परमेबिलिटी की अगर बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसको फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, वहीं पे अगर हम बात करते हैं कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फिर ये फॉर्मूला जो है जिसमें हम ये गामा म्यू अपॉन, इसमें ये पूछते हैं ना ई क्यूब अपॉन 1 + ई और डी स्क्वायर, जिसमें और ये इसके इक्वल भी होता है एस स्क्वायर सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं, और उसके बाद कि फॉरेन मैटर आएगा तो किस तरीके से परमेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो एक तो इफेक्ट्स भी याद करने हैं कि किस किस तरीके से परमेबिलिटी इफेक्ट होती है। इसके बाद हमारा एक टेस्ट होता है, टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट भी आपको याद रखने हैं। टेस्ट याद रखना है, टेस्ट में भी एक ये वाला जो टेस्ट होता है कि कोर्स सॉइल जो होती है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है परमेबिलिटी फाइंड करने के लिए, और हमारी जो फाइन सॉइल है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है परमेबिलिटी फाइंड करने के लिए। फिर हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा, जब हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है तब हमारा के का फॉर्मूला क्या होता है, के हॉरिजॉन्टल क्या होता है, और वर्टिकल जब फ्लो होता है, वर्टिकल फ्लो होता है तो के वर्टिकल की वैल्यू क्या होती है। ये एक इंपॉर्टेंट है जिसमें फॉर्मूला कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, वो है हमारा डार्सी लॉ। डार्सी लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके assumptions क्या है ये आपको याद रखना है, डार्सी लॉ क्या कहता है ये याद रखना है, और ये किस किस कंडीशन में होता है। इसमें जो भी पूरी डेफिनेशन और जो इसका assumption है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशन डायरेक्टली आ जाती है। तो V = KI जो डार्सी लॉ से हमारा निकल के आता है, ये आपको पूरा पढ़ना है। तो परमेबिलिटी में फैक्टर्स इफेक्ट और उसका टेस्ट और ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से सारे इफेक्ट निकल के आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ते हुए चलना है। और डार्सी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सीपेज एनालिसिस में, सीपेज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। सीपेज एनालिसिस में लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा एक तो नो फ्लो कंडीशन होती है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन होती है, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन होती है। उसमें भी हमारा अपवर्ड फ्लो कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक कंडीशन आएगी जिसमें आपका क्विक सेंड बनता है, क्विक सेंड कंडीशन फॉर्म होती है। तो क्विक सेंड कंडीशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्विक सेंड कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस तरीके की सेंड है, ये सेंड है या ये किस तरीके की कंडीशन है। एक तो ये हो गया, एक लिक्विफिकेशन भी बहुत पूछा जाता है। लिक्विफिकेशन की बात करें तो लिक्विफिकेशन भी पूछा जाता है वहीं पे। अगर हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, तो इसी के अंदर हमारा जो फ्लो नेट्स है, फ्लो नेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपेज एनालिसिस में अगर हम बात करते हैं, फ्लो नेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो वाला फॉर्मूला होता है जिसमें डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, वो वाला फॉर्मूला आपको एक बार देख लेना है। फ्लो नेट्स इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक जो हमारा डैम होता है, डैम में जो अर्दन फेलियर होता है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो किस वजह से फेल होता है। तो जैसे पाइपिंग फेलियर होता है, वही अपवर्ड फ्लो की वजह से जो पाइपिंग फेलियर होता है, पाइपिंग फेलियर देखना है एक तो आपको, और उसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के वेज देखने हैं आपको कि हम शीट पाइल लगाएं या उसकी लेंथ इंक्रीज कर दें, जो पूरा ये प्रोसीजर होता है। तो आपको एक तो उसके प्रोटेक्शन देखने हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस, ये हमारा शेयर स्ट्रेस है ये। और अगर हम बात करते हैं वहीं पे एक और इम्पोर्टेंट चीज की, तो अगर इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक में और एक और चीज देखें तो एक सीपेज प्रेशर जो होता है, सीपेज प्रेशर और उसको कौन कौन फैक्टर्स हैं जो ये इफेक्ट करता है, हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। एक बार आपको ये भी देख लेना कि सीपेज प्रेशर कैसे निकालेंगे और इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीजें देख लेनी है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो सैलो फाउंडेशन होता है और एक हमारा डीप फाउंडेशन होता है। उसमें भी सैलो फाउंडेशन में सबसे ऊपर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सैलो फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डेफिनेशन। एक तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक डेफिनेशन दे देंगे उसको और फिर चार ऑप्शन दे देंगे कि ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी है या नेट प्रेशर इंटेंसिटी है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है या फिर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। तो जो स्टार्टिंग के 6 हमारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो याद होनी चाहिए हमारे को। और उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें बात करी जाए तो वो जो ग्राफ है हमारा कि जनरल फेलियर होगा तो किस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिलता है सेटलमेंट, और जो हमारा लोड सेटलमेंट कर्व का जो ग्राफ है, हमारा लोड सेटलमेंट कर्व का जो ग्राफ है कि हमारा प्रोग्रेसिव फेलियर देखने को मिलता है या फिर हमें एक क्लियर कट फेलियर देखने को मिलता है। मतलब ये हमारा प्रोग्रेसिव फेलियर हमें कब मिलता है, जब हमारी लूज सॉइल है और वहीं पे अगर हमारी थोड़ी सी डेंस सॉइल होती है तो हमें कैसा क्लियर कट फेलियर देखने को मिलता है। तो ये वाला एक जो लोड और सेटलमेंट का कर्व का हमारा कर्व है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो तरजाकी जो है हमारा, तरजाकी जी ने यहाँ पे भी काम किया है। तो तरजाकी जी के जो हमारे फाउंडेशन में एजम्पशन है जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको देख लीजिएगा कि उन्होंने किस कंडीशन में बोला है कि हम शैलो मानेंगे, और वहीं पे स्कैम्पटन ने किस कंडीशन में बोला है शैलो मानेंगे। और एक फॉर्मूला है हमारा क्यू यू इज इक्वल्स टू करके जो है, ये वाले फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। तो ये वाला जो फॉर्मूला ये कब लगता है, जब हमारा जो कंडीशन है अगर फाउंडेशन का वो राफ्ट है, और इसमें फिर आपको 3 चेक भी लगाने पड़ते हैं जिसे हम WFF बोलते हैं कि कौन सा फेलियर है, जनरल फेलियर है या शेयर फेलियर है। फिर अगर हम उसके बाद चेक करें तो हमारा जो फुटिंग का शेप कौन सा है, कि मतलब अगर हमारा सर्कुलर है तो डिफरेंट फॉर्मूला होगा, और अगर हमारा रेक्टेंगुलर है स्क्वायर है तो डिफरेंट फॉर्मूला होगा। वहीं पे वाटर टेबल किस रीजन में प्रेजेंट है, तो वाटर टेबल किस रीजन में प्रेजेंट है ये भी आपको चेक करते हुए चलना है। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको एक बार देख लेना है। वहीं पे अगर हमारा जब जनरल फेलियर नहीं होता, शेयर फेलियर होता है, तो फिर हम इसको मोबिलाइज्ड पैरामीटर्स यूज करते हैं, सीएम और फाइएम। ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। ये जो छोटे छोटे जो इन फॉर्मूले के अंदर छोटे छोटे चीजें जो यूज होती है ना, वही जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वहीं पे जब स्कैम्पटन की जो एक टेबल है शेप फैक्टर की, वो वाली टेबल आपको एक बार याद कर लेनी है, क्योंकि वो आजकल जो हमारा एमसीक्यू का वो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपको एक बार वो देख लेना। एसपीटी टेस्ट हो गया जो हमारा एसपीटी टेस्ट हो गया। फिर जो फैक्टर है हमारे किस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं ये भी देख लेना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है इस चैप्टर से वो है प्लेट लोड टेस्ट। इसकी तो बहुत अच्छे से थ्योरी पता होनी चाहिए और जो वो पूरा कर्व है वो याद होना चाहिए। प्लेट लोड टेस्ट और इससे रिलेटेड जो सैंड है, क्ले है, सिल्ट है, उनके जो फॉर्मूले हैं सेटलमेंट और जो प्लेट के विड्थ के ऊपर जो फॉर्मूले हैं वो भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो प्लेट लोड टेस्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम सैलो फाउंडेशन में बात करते हैं तो जो फाउंडेशन की टाइप्स होते हैं कि ट्रेपेजियल मतलब कंबाइंड फाउंडेशन है कि राफ्ट फाउंडेशन है। तो जो सैलो फाउंडेशन में हमारे टाइप्स हैं उनको एक बार देख लेना है, टाइप्स को देख लेना है। ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू ले लेना है, मतलब डीप में नहीं जाना है, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर से सबको ओवरव्यू लेते हुए चलना है। वहीं पे अगर हम डीप फाउंडेशन की बात करते हैं तो
तो डीप फाउंडेशन में क्या है, बहुत सारे बेसिकली डीप फाउंडेशन में क्या है, हमें तो टाइप्स पता होने चाहिए कि पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन की क्या कंडीशन है, वेल फाउंडेशन की क्या कंडीशन है, पियर फाउंडेशन का क्या कंडीशन है। तो ये सब की जो डेफिनेशन ये होना चाहिए कि किस किस कंडीशन में ये यूज करते हैं। काइसन फाउंडेशन ये भी, ये क्या मैचिंग में आ जाते हैं कि पाइल मतलब कौन सी कंडीशन में पाइल यूज करेंगे, वेल यूज करेंगे, पियर यूज करेंगे, काइसन यूज करेंगे। तो एक तो इनकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वहीं पे कि एंड बियरिंग पाइल्स होती है, एक एंड बियरिंग पाइल होती है, ये कौन से मतलब अगर हार्ड स्टिफ स्ट्रेटा है तो हमारी कौन सी पाइल यूज होगी, एंड बियरिंग पाइल यूज होगी। वहीं पे अगर हमारी मतलब सॉफ्ट स्ट्रेटा है, अगर सॉफ्ट स्ट्रेटा है तो कौन सी पाइल यूज होगी, हमारी फ्रिक्शन पाइल यूज होगी। अगर हमारा मतलब दोनों तरीके का हमें यूज करना है तो बियरिंग और इन दोनों को कंबाइन भी यूज करते हैं हम। तो ये कौन से कंडीशन में यूज करते हैं, ये सब की आपको एक तो ये पता होना चाहिए। शेयर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी हमारी जो सॉइल की वो किस तरीके से मूव कर रही है। फिर अगर फंक्शन के बेसिस पे बात करें, ना वही डीप फाउंडेशन में सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है पाइल्स का, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम फंक्शंस के बेसिस पे बात करें, फंक्शन के बेसिस पे बात करें, तो आपको ये देखना है कि एंकर पाइल है, ये कौन से कंडीशन में यूज करते हैं। हम एंकर पाइल की बात करें तो क्या एंकरेज करने के लिए यूज करते हैं। वहीं पे शीट पाइल्स जो हम यूज करते हैं, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक होता है हमारा कॉम्पैक्शन पाइल, फेंडर पाइल। तो कॉम्पैक्शन पाइल कौन से कंडीशन में यूज की जाती है, फिर फेंडर पाइल कब यूज की जाती है अगर हम फेंडर पाइल की बात करते हैं, बैटर पाइल। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट पाइल्स हैं, इनकी कंडीशन क्या है, ये कब यूज किए जाते हैं, ये कौन से कंडीशन में यूज किए जाते हैं, और ये कब लगाना चाहिए हमें हमें इनकी जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन की बात करें तो हमारी एक ड्रिवन पाइल होती है, फिर बोर्ड पाइल होती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी पाइल है, इनको देख लेना है। तो ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट पाइल है, एक तो आपको उनको देख लेना एक बार, और फिर हमारे ये फॉर्मूला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसमें क्या है, डब्ल्यू एच अपॉन एस प्लस सी। तो ये याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि डब्ल्यू को किस कंडीशन में लिया गया है। ड्रॉप हैमर के लिए क्या होता है, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए कौन सा है, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए कौन सा कंडीशन है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एस की क्या कंडीशन है, जो हमारा सेटलमेंट है वो क्या है, एस क्या है हमारा पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन है किस यूनिट में लिया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो सी है हमारा कांस्टेंट वेराई करता है। अगर ड्रॉप है हमारे तो 2.5 सेंटीमीटर होता है, जो ड्रॉप है हमारे के लिए 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी वैल्यू अगर हम सॉरी सी की वैल्यू, और अगर हम बात करते हैं हमारी स्टीम है हमारी या डबल या सिंगल के लिए तो 0.25 हो जाता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको एक बार देख लेना है। तो अभी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट जो बता दिए मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स के लिए। बेसिकली अगर ऐसा लग रहा होगा कि सभी इंपॉर्टेंट है, तो हाँ मतलब और भी वास्ट इसका सिलेबस है, लेकिन किस में ओवरव्यू से देखना है और किसी में थोड़ा डीप जाके फॉर्मूले को देखना है। ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप शेयरिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।